नामदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी, आज का जो हमारा टॉपिक है, एजेंडा है, लेक्चर है या हमारा उन्वान है वो है जी चैप्टर 2 क्लास 11th या ये कह लें कि 11वीं जमात का दूसरा चैप्टर फिजिक्स का। वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। जी, इस चैप्टर को पढ़ने का मकसद क्या है, गवर्नमेंट आपको ये चैप्टर क्यों पढ़ा रही है आकर, ये देखना है जी। तो तमाम तालिब इल्म जरा गौर से समझेंगे कि सबसे पहले हमने क्या है जी, कहता जी अंडरस्टैंड एंड यूज रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। जी, ये थोड़ा सा हम नेक्स्ट जाके डिटेल से पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा मैं बता दूं, आप लोगों ने पढ़े होंगे कि रेक्टेंगल्स पढ़े होंगे, रेक्टेंगल्स के बारे में पढ़ा होगा ना ये चीज। और फिर आपने उनके, ये वेक्टर है, फिर आपने उसकी जो है मजीद दो वेक्टर्स बनाए होंगे। ये नाइन्थ क्लास में आपने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की हुई है, ठीक है ना। तो ये उससे मिलता जुलता है, मजीद इसमें 11th स्टैंडर्ड में इसकी मजीद एक्सप्लेनेशन की गई है जी। नेक्स्ट उसके अलावा है अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ यूनिट वेक्टर। ये भी नाइन्थ क्लास में आप पढ़ चुके हैं। नल वेक्टर, ये भी नाइन्थ क्लास में पढ़ चुके हैं। और पोजीशन वेक्टर, ये न्यू चीज ऐड की गई है, ये इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जी। जी, उसके बाद देखें जी कि रिप्रेजेंट अ वेक्टर एज टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। जी, ये दो कंपोनेंट्स में वेक्टर को रिप्रेजेंट करना, ये भी सेम वही कंसेप्ट आ जाता है जो रेजोल्यूशन का है। उसके बाद है अंडरस्टैंड द रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन के क्या असूल व ज़वाबत हैं, इस चैप्टर में ये पढ़े जाएंगे जी। उसके बाद है एंड एक्सटेंड इट टू ऐड वेक्टर यूजिंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। और इसको मजीद रूल्स के साथ साथ जो है इसकी एडिशन वेक्टर की रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करते हुए कैसे करेंगे, ये डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये अभी ये जो रिवीजन क्लास चल रही है, इसमें हमारी कोशिश होगी कि इस चैप्टर के सारे जो भी एस्पेक्ट्स हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारे डिस्कस किए जाएं जी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है अंडरस्टैंड द मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर की आपने मल्टीप्लीकेशन और उसके प्रॉब्लम जो है वो सोल्व करने सीखने हैं। उसके बाद है मोमेंट, डिफाइन द मोमेंट ऑफ फोर्स और टार्क। ये भी नाइन्थ क्लास में आप पढ़ चुके हैं बड़े डिटेल के साथ, टार्क के बारे में या मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में जी। नेक्स्ट आ जाता है एप्रिशिएट द यूज ऑफ टार्क ड्यू टू अ फोर्स। जी, एप्रिसिएशन करनी मतलब कि आप टार्क का क्या फायदा हासिल करते हैं, फोर्स की वजह से जो टार्क पैदा होता है उससे आपको क्या फायदे होते हैं, ये इस चीज के बारे में पढ़ेंगे। कहता है शो एन अंडरस्टैंडिंग दैट व्हेन देयर इज नो रिजल्टेंट। ओ जी, नेक्स्ट है जी, कहते शो एन अंडरस्टैंडिंग दैट व्हेन देयर इज नो रिजल्टेंट फोर्स एंड नो रिजल्टेंट टॉर्क अ सिस्टम इज इन एक्विलिब्रियम। ये भी नाइन्थ क्लास में आप पढ़ चुके हैं। दो कंडीशन होती हैं एक्विलिब्रियम की, नेट फोर्स जीरो हो और नेट जो टॉर्क है वो भी जीरो हो। अब उसके बाद आ जाता है अप्रिशिएट द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट वही टार्क आ गया, चीज़ों की हरकत की वजह से जो इससे हम जो एप्लीकेशन हैं इसकी कहाँ कहाँ पर ये इस्तेमाल होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर कहते हैं जी अप्लाई द नॉलेज गेन टू सोल्व प्रॉब्लम ऑन स्टैटिक्स। इसके अलावा जो ये नॉलेज है इसको अप्लाई करना है कि हम इसका मजीद कहाँ कहाँ पर फायदा उठा सकते हैं। इस चीज को आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कह सकते हैं। अच्छा, ये थोड़ा हाँ, इसको थोड़ा सा मैं दोबारा से, ये चीजें मैंने रीडिंग की है कि थोड़ा सा सादा अल्फाज में आपको समझा सकूं। इसको समझाने का मकसद क्या है कि मैंने तकरीबन हर लेक्चर में सबसे ज्यादा लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स या लर्निंग आउटकम्स पर ही फोकस किया है। उसकी वजह क्या है, ये अगर आप गौर से देखें तो आपसे वो यही क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट आर द यूज ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या व्हाट आर द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम।
ये क्वेश्चन पूछ लेगा। फिर कह सकते हैं, अब देखिए वो यही तो कह रहा है कि ये चीजें अंडरस्टैंड करनी है, गवर्नमेंट चाहती है कि ये आनी चाहिए आपको। अब इसी से सवाल बनने हैं। वो आपसे पूछ सकता है कि जी व्हाट इज यूनिट वेक्टर, व्हाट इज नल वेक्टर, व्हाट इज पोजीशन वेक्टर। फिर आगे देखें, नेक्स्ट वो आपसे पूछ सकता है वो कहता है रिप्रेजेंट वेक्टर एज टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। आपसे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पूछ सकता है, या आपसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स पूछ सकता है। फिर उसके बाद वो आपसे पूछ सकता है वेक्टर की एडिशन के रूल्स क्या हैं, व्हाट आर द रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर वो पहले बता चुका है कि आपसे ये चीजें आपको आनी चाहिए, इसी में से पूछना उन्होंने। अब इसी से इसकी अहमियत का अंदाजा लगा लें कि इसी में से आपको वो सवाल बना के देगा। फिर एंड पर जो चीज आखिर में कही है ना उसने, कि अप्लाई द नॉलेज गेन्ड टू सोल्व प्रॉब्लम। ये है ब्रेनस्टॉर्मिंग, कि आपने जो नॉलेज गेन कर लिया है, मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ लिया है आपने, फोर्स के बारे में पढ़ लिया है, टार्क के बारे में पढ़ लिया है, वेक्टर्स की रेजोल्यूशन के बारे में पढ़ लिया है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ लिया है, तो अब इससे हम अपनी डेली लाइफ में क्या फायदा ले सकते हैं। तो इससे रेलिवेंट भी सवाल पूछ सकता है। इन क्वेश्चन को कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कहा जाएगा। जो ऊपर वाले हैं ये आपके थ्योरेटिकल होंगे, कि व्हाट इज नल वेक्टर, ये थ्योरी है, इसकी आपने क्रैमिंग करनी है। क्रैमिंग मतलब रट्टा लगाना है। और ये पहले चैप्टर की भी आप तकरीबन सारे डेफिनेशन की क्रैमिंग कर चुके हैं, ये आपको सेल्फ क्रैमिंग करनी पड़ेगी, याद रखना पड़ेगा। अच्छा, ये आप आते हैं जी, सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है बेसिक कंसेप्ट ऑफ वेक्टर। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, ड्राइंग क्लियर कर दूँ, चलिए। जी, सबसे पहले तो वेक्टर्स क्या होते हैं, कहता जी एज वी हैव स्टडीज इन स्कूल फिजिक्स। अब स्कूल की बात आ गई, अब आप जो आगे हैं हायर सेकेंडरी लेवल पर, स्कूल की बात कर रहे हैं, यानी कि 9th 10th में आप फिजिक्स के बारे में पढ़ चुके हैं, ये बात कर रहा है। देयर आर सम फिजिकल क्वांटिटीज विच रिक्वायर बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। कि कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती है, पहले चैप्टर में भी आप पढ़ चुके हैं, मैंने फिर दोबारा से आपकी रिवीजन करवाई थी पहले चैप्टर में, वो इंशाल्लाह वो भी जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम उसकी रिकॉर्डिंग नहीं कर सके, लेकिन उसका एक पोर्शन जो है यूनिट्स के ऊपर अलहदा से, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स की बुक से मैंने वो जो 9th 10th और 11th और 12th क्लास में जो यूनिट इस्तेमाल होते हैं वो सारे अच्छे तरीके से समझा दिए हैं, कि तालिब इल्मों को उनकी अहमियत भी बता दी है कि याद कर लें, ऐसे ही है जी। अच्छा जी, अब वो कहता है जी कि कुछ फिजिकल क्वांटिटीज, कुछ जो मकदारें हैं, फिजिकल मकदारें हैं, उनको बयान करने के लिए मैग्नीट्यूड की भी जरूरत होती है और साथ ही डायरेक्शन की भी जरूरत होती है, फॉर देयर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, ताकि उनको मुकम्मल तौर पर वाज़िह तरीके से बता दिया जाए। अब एग्जांपल देता है, सच एज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फोर्स, दे आर कॉल्ड वेक्टर्स। इन बुक्स वेक्टर्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय बोल्ड फेस, कैरेक्टर सच एज कैपिटल ए, बोल्ड किया हुआ है, मोटा ए लिखा हुआ है। इसको मैं इधर से अगर ड्राइंग करूं, अगर आपने किसी वेक्टर के बारे में लिखना है, यानी कि आप ABC लिख रहे हैं, सिंपल सा ए लिखा है, तो ये ए जो होगा आपका सिंपल ए है, इसको वेक्टर नहीं कहा जाएगा। लेकिन अगर आप वेक्टर के बारे में बताना चाह रहे हैं तो उसके लिए ये थोड़ा सा माउस का इशू है, उसके लिए आपको ए को थोड़ा सा बोल्ड करके, इधर से वो दूसरा ही ले लेते हैं बोल्ड के लिए, ये वाला ले लेते हैं। उसी से करना पड़ेगा, एक मिनट ठहरें। जी आप जी, अगर आप वेक्टर के बारे में लिखना चाह रहे हैं तो एक तो ये चीज होगी कि आपको जो अल्फाबेट्स हैं उनको बोल्ड करके लिखना पड़ेगा, मोटा करके लिखना पड़ेगा। और साथ ये भी बता रहा है इन बुक्स कि जब आप रिटन फॉर्म में लिख रहे हैं तो आप उसको बोल्ड करके लिखेंगे। एंड वी वाइल इन हैंड राइटिंग वी पुट एरो हेड। अगर आप कॉपियों वगैरह पे लिख रहे हैं तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा ए लिखेंगे और उसके ऊपर एरो बना देंगे। अब क्या होगा, ये अलामत है,
ये भी एक सिंबल है, ये भी सिंबल है। अगर ये चीज बोल्ड ए लिखा होगा, मोटा ए लिखा होगा, तो तब भी आप इसको क्या पढ़ेंगे, वेक्टर ए। अगर ये चीज लिखी होगी तब भी इसको क्या पढ़ेंगे, वेक्टर ए। इसको क्लियर कर दें जी। अब यहाँ पर देखें, वी पुट एन एरोहेड ओवर द लेटर, ये तो क्लियर हो गया है। ई जी डी यू के ऊपर आपने ये दिया हुआ नोटबुक में। इफ यू विश टू रेफर ओनली टू द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर डी, वी यूज लाइट फेस टाइप सच एज डी। अगर हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बताना है तो तब हम बोल्ड नहीं लिखेंगे, सिंपल डी लिखेंगे, ठीक है ना। अब इसमें क्या कहता है जी, वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकल बाय अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट विद एन एरोहेड। जी, ये क्या कहना चाह रहा है इसमें, वो कहता है जी एक वेक्टर को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि एक हम लाइन लगाएंगे, माउस का थोड़ा सा इशू है, ये लगा दी, और उसके एक साइड पर हम एरो हेड बना देंगे। वेक्टर को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट अकॉर्डिंग टू द चूजन स्केल। जी, ये स्केल के बारे में अगर आपने ग्राफ के बारे में पढ़ा होगा तो ग्राफ में आपने इजीली इस चीज को अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि हम एक स्केल खुद से मेजर करते हैं। कि हम ये कह देते हैं कि 5 किलोमीटर के लिए, 1 किलोमीटर के लिए हम कहते हैं कि 1 इंच जो है वो जगह है। अब 5 किलोमीटर हमने रिप्रेजेंट करना है वेक्टर के जरिए, तो हम 5 इंच की लाइन लगाकर और स्क्वायर, ये स्केल मेजर कर लेते हैं, पहले एक स्मॉल स्केल बना लेते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। क्लियर इतना कंसेप्ट। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं ये नाइन्थ क्लास की, जब मैं नाइन्थ क्लास में तालिब इल्मों को थोड़ा सा समझाता हूँ तो बड़े ही ऐसा तरीके से समझाता हूँ कि वेक्टर और जो आपके वेक्टर्स क्वांटिटीज और स्केलर क्वांटिटीज हैं, इसका डिफरेंस आता है। जी, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि क्वांटिटी के बारे में, इधर मैं कंसेप्ट देता हूँ आप लोगों को। जी, ये सिंपल लिखा हुआ है 5, तो ये 5 जो लिखा हुआ है इससे हमें क्या समझ आ रही है, ये सिर्फ 5 लिखा हुआ है, इससे हमें ये तो नहीं पता चल रहा कि ये 5 घंटे हैं, 5 दिन है, या 5 किलोमीटर है, या 5 एम्पेयर है, 5 एम्पेयर है, 5 किलोमीटर है, 5 आवर्स है, 5 डेज है, नहीं पता चल रहा है, सिर्फ 5 लिखा हुआ है। तो इसके साथ हम क्या है, इसका यूनिट लगाते हैं। हम इसको कह देते हैं जी कि ये 5 आवर्स है, 5 घंटे हैं, ठीक है ना जी। तो अब हमें समझ आ रहा है कि 5 क्या है, 5 घंटे या 5 आवर्स है, ये क्लियर हो गया। लेकिन अब ये दोनों चीजें मिलके, डिजिट या नंबर और प्लस आपका यूनिट, ये दोनों चीजें मिलकर आपका मैग्नीट्यूड बनाती हैं। क्या बनाती हैं, मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन जरूरी है। अब डायरेक्शन के बारे में समझाता हूँ कि बाज दफा ये होता है कि अब आप देखें, आप दुकान पर जाएंगे तो आप उसको कहेंगे, दुकानदार को, शॉपकीपर को आप कहेंगे जी 5 किलोग्राम चीनी दे दें। ये क्लियर है, एक सिंपल सी बात है, उसको समझ आ जाएगी। अगर आप ये कहते जाएंगे 5 तो उसको समझ नहीं आएगी, साथ आपको यूनिट बताना जरूरी है। लेकिन अब आप ये तो नहीं कह सकते कि 5 किलोग्राम चीनी मशरक की जानब दे दें, या 5 किलोग्राम चीनी मगरब की जानब दे दें। लेकिन अगर यही चीज हम इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड आप करने की कोशिश करते हैं कि ये 5, आपसे कोई एड्रेस पूछ लेता है ओकाड़ा में, आप फॉर एग्जांपल आप खड़े हैं, ओकाड़ा से आपसे कहते हैं कि जी मैंने लाहौर जाना है, तो आप उसको कहेंगे जी यहाँ से 100 किलोमीटर चले जाओ, यहाँ से 100 किलोमीटर चले जाओ। अब वो ओकाड़ा से अगर वेस्ट की तरफ चला जाए 100 किलोमीटर, तो क्या वो लाहौर पहुंच जाएगा, नहीं। तो वो अगर वेस्ट की तरफ जाएगा तो वो 100 किलोमीटर फासला तय करेगा, तो फैसलाबाद पहुंच जाएगा। तो आपके 100 किलोमीटर यानी कि आपने नंबर भी बता दिए, आपने यूनिट भी बता दिया,
लेकिन तब भी उसकी डिस्क्रिप्शन नहीं कंप्लीट हुई, उसकी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट नहीं हुई, आप उसको सही डिटेल से नहीं बता सके। आप 100 किलोमीटर का कह दिया जी, आप 100 किलोमीटर कह दें जी उखाड़ा से, वो जी इस तरफ डायरेक्शन ना बताएं, वो साउथ की तरफ चला जाए, तो वो कहाँ पहुंच जाएगा जी? क्या साहिवाल से आगे गुजर जाएगा? लाहौर तो नहीं पहुंचा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं, जैसे अभी हमने मैथ्स की बात की थी कि 5 किलोग्राम, इसमें तो कंसेप्ट क्लियर है कि इसमें क्या क्या चीजें चाहिए एक्सप्लेनेशन के लिए, डिस्क्रिप्शन के लिए, बयान करने के लिए, क्वांटिटी प्लस यूनिट। लेकिन वेक्टर में 3 चीजें चाहिए, और इन दोनों को मजीद, इन दोनों को जो आपकी क्वांटिटी और यूनिट है, इन दोनों को मिलाकर क्या किया जाता है, इनको कहा जाता है मैग्नीट्यूड। क्लियर है जी? प्लस इसकी अगर हम डायरेक्शन लगाएंगे नॉर्थ की तरफ या साउथ की तरफ, तो देन हमारी कुछ ऐसी वैल्यूज होंगी जो एक्सप्लेन होंगी। अब ऐसी वैल्यूज जिसके लिए डायरेक्शन की जरूरत होगी, उनको हम क्या कहेंगे? वेक्टर्स क्वांटिटी। और हमने जो अभी आपने थोड़ी देर पहले वेक्टर लिखना सीखा है, तो उसकी डायरेक्शन या एरो हेड उस तरफ बनाएंगे जिस साइड को आपने उसको डायरेक्शन देनी है, कि जिस तरफ आप भेजना चाह रहे हैं, जिस डायरेक्शन में। अगर आप नॉर्थ की तरफ भेजना चाह रहे हैं तो आप इस तरफ लगाएंगे एरो हेड, ये हेड इस तरफ डिसाइड करेगा, ये हेड डिसाइड करेगा कि आप उसको किस डायरेक्शन में भेजना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आप वेस्ट की तरफ भेजना चाह रहे हैं तो देन आप इस तरीके से एरो हेड लगाएंगे। क्लियर है जी? अब जी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जी देखिए जी, जो वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज वगैरह इस तरह की चीजें मैटर नहीं की हैं। तो आपका सबसे पहला कंसेप्ट ही जो एसएलओ था वो था रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। जी यही है ना? हमने अगर देखें एसएलओ ऊपर जाके जो पढ़ा है इसमें, जो पहला एसएलओ हमने पढ़ा है वो क्या है? अंडरस्टैंड द यूज ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को देखते हैं क्या होता है जी। ये पहले मैंने ड्रा करके भी दिखाया था थोड़ा सा शुरू में। पहले तो हम इसकी रीडिंग करते हैं, फिर उसके बाद इसको मजीद एक्सप्लेन करेंगे। कहते हैं टू रेफरेंस लाइंस ड्रॉन एट राइट एंगल्स टू ईच अदर एज शोन इन फिगर 2.1। जी फिगर 2.1 देखते हैं जी। 2.1 ए आर नोन एज कोऑर्डिनेट एक्सिस, देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज नोन एज ओरिजिन। जी देखें जी, वो कह रहा है जी कि दो लाइनें जो कि एक दूसरे को क्या है, राइट एंगल, राइट एंगल कौन सा एंगल होता है? 90 डिग्री के एंगल को कहते हैं, यानी कि अमूदी गाल जो है, ये दोनों राइट एंगल पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, कट कर रही हैं, ऐसे ही है ना? अब वो कहता है जी इसका ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला मेन, जहाँ पर ये रेड स्पॉट आ रहा है, इसको क्या कहा जाएगा? ओरिजिन कहा जाएगा। और इस सारे सिस्टम को क्या कहा जाएगा? कोऑर्डिनेट एक्सिस। इस चीज को क्या कहा जाएगा? कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है ना? अब इसमें अगर हम देखें तो ये एक्स एक्सिस होगा, ये ये वाली चीज जो है माइनस एक्स एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस होगा, और ये माइनस वाई एक्सिस। ठीक है? अब वो कहता है जी दिस सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस इज कॉल्ड कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। जी अब इस चीज को तो अब आपसे अगर पूछ लेता है व्हाट इज रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो आप सिंपल सा बता सकते हैं ना कि टू रेफरेंसेस लाइन, और ये चीज ड्रा भी करनी है आपने, टू रेफरेंसेस लाइन एट राइट एंगल 90 के एंगल से हो ईच अदर एज शोन इन फिगर, और ये 2.1 आपने फिगर बना देनी एज शोन इन फिगर आज, आर नोन एज कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये वाला। आपसे वो ये भी पूछ सकता है ना व्हाट इज ओरिजिन, तो देन भी आपको ये सारे लिखना पड़ेगा, फिर ओरिजिन एक्सप्लेन होगा। ठीक हो गया? दिस सिस्टम इज आल्सो नोन एज कार्टेशियन। अब आप देखें इसका दूसरा नाम आ गया अल्टरनेटिव। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बजाय वो आपसे कह देंगे व्हाट इज कार्टेशियन सिस्टम या कार्टेशियन।
तो देन भी यही डेफिनेशन लिखनी है। अगर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखेंगे तब भी यही। जी अब मजीद इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कहते हैं वन ऑफ द लाइन इज नेम्ड एज एक्स एक्सिस एंड द अदर वाई एक्सिस। ये वाली चीजें वो पहले भी मैंने बता दी हैं। एक्स एक्सिस यूजली द एक्स एक्सिस इज टेकन एज हॉरिजॉन्टल एक्सिस, उफकी, यानी कि जो आप कह लें कि स्लीपिंग लाइन होती है आपकी, ये वाली लाइन स्लीपिंग लाइन की कहलाती है। ठीक हो गया। अब वो कहता है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन टू द राइट साइड एंड द वाई एक्सिस एज द वर्टिकल एक्सिस विद द पॉजिटिव डायरेक्शन अपवर्ड। जी एक्स एक्सिस में वो कहता है जी जो राइट साइड है वो पॉजिटिव है, और वाई एक्सिस में जो अपर साइड है वो पॉजिटिव है। जी एंड द वाई एक्सिस ये हो गया। वो कहता है द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इज अ प्लेन इज डिनोटेड बाय द एंगल विच द representative line of vector makes with positive x-axis in the anti-clockwise direction। जी दोबारा देखते हैं। the direction of a vector is a plane is denoted by the angle which the representative line of the vector makes with positive x-axis in the anti-clockwise direction। Excuse me? जी इसमें ये देखें वो क्या कहना चाह रहा है कि जो आपके वेक्टर की डायरेक्शन है वो बिल्कुल प्लेन होती है, और डिनोट किससे की जाएगी? एंगल से, कि उसका एंगल क्या बन रहा है, उसकी डायरेक्शन किससे बताई जाएगी? एंगल से। ये मैं पहले भी आपको थोड़ा सा ये समझा चुका हूँ कि अगर इस साइड पे है तो आप इस तरीके से होगा, अगर आपकी ये डायरेक्शन होगी तो फिर ये आपका एरोड बनेगा। इसी तरह वो कह रहा है कि जो आपके डायरेक्शन है वेक्टर की वो प्लेन होगी, इन अ प्लेन इज डिनोटेड बाय एंगल, वो एंगल से डिनोट की जाएगी कि कौन सा एंगल बनेगा। ये वेक्टर है और ये एंगल जो है ये इसको इसकी डायरेक्शन को बताएगा। ठीक है। अब वो कहते हैं मेक्स विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन द एंटी क्लॉकवाइज। अब ये देखें ये क्या, ये वाली चीज एक्स एक्सिस है, ये हमें पता है जो स्लीपिंग लाइन है। अब आप देखें कि घड़ी की सुई जो है वो इस तरीके को इस डायरेक्शन में मूव कर रही होती है, ऐसे ही है। अगर इस डायरेक्शन में हम जाएंगे तो उसको क्या कहा जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। अब इसको मैं रेज करता हूँ फिर थोड़ा सा आपको क्लियर करता हूँ। जी ये देखें ये जो आपकी डायरेक्शन शो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज है। अब वो ये कह रहा है कि सिंपल प्लेन के जो आपका एक्स एक्सिस है इसके ऊपर आप एंटी क्लॉकवाइज में जाएंगे तो तब आपको डायरेक्शन मिलेगी। एक्स एक्सिस पर आपने एंगल किस डायरेक्शन में बनाना है? एंटी क्लॉकवाइज। ये लाइन की क्लियर हो गया होगा आपको। अच्छा ये कहता है एज शोन इन फिगर 2.1 बी, ये हो गया। द पॉइंट पी शोन इन फिगर 2.1 बी, ये वाला जो है। अब इस चीज को समझिए। हैज कोऑर्डिनेट्स ए बी, इसके क्या है जी? कहता है जी दो कोऑर्डिनेट्स हैं, कौन कौन से? ए और बी। ए और बी ये नाइन्थ क्लास में भी आप पढ़ चुके हैं जी। ये एक वेक्टर है, इसकी जब आप रेजोल्यूशन करते हैं, ये एक वेक्टर है, इसकी जब आप रेजोल्यूशन करते हैं तो उसमें आप क्या करते हैं? एक एक्स एक्सिस में इस तरह ड्रा करते हैं बिल्कुल सीधा, ऐसे ही है, और एक इस तरह बिल्कुल इसकी सीध में वाई एक्सिस में करते हैं। अब ये वाला जो दो एंगल मजीद बने हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दो लाइनें जो बनी हैं ये इसके क्या है? कोऑर्डिनेट है। इसके बारे में वो बता रहा है कि ये जो पी ए बी पॉइंट इजाद कर रहा है, किस चीज को कर रहा है? द पॉइंट बी शोन इन फिगर एज कोऑर्डिनेट्स ए बी, इसके दो कोऑर्डिनेट हैं, कौन कौन से? ए और बी। दिस नोटेशन मींस दैट इफ वी स्टार्ट एट द ओरिजिन we can reach P by moving a unit along the x-axis and then B unit along the positive y-axis। जी अब इसको देखें कि वो कह रहा है कि ये वाली चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कोई शख्स इस जगह पर खड़ा है, वो यहां जाना चाहता है इस जगह पर। अब ये देखें अगर आप इसको एक कॉलोनी का ब्लॉक ही समझ लें, या तो ये सड़क जा रही है, ये दरमियान में गा रहे हैं सारे,
ठीक है ना। आप ये एक लेट कर लेंगे जी, ये शॉप है जो डॉक्टर का क्लिनिक है, डॉक्टर के क्लिनिक से आप जाना चाह रहे हैं वो दूसरे ब्लॉक की तरफ जो दूसरे डॉक्टर का क्लिनिक है, तो आप इन घरों के ऊपर से तो नहीं जाओगे। ये तो आपका वेक्टर बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है कि इस साइड को जाना है, लेकिन आप बाई रोड जाओगे, तो बाई रोड आप क्या करोगे, पहले इस तरफ जाओगे मस्जिद वाले चौक की तरफ, और यहाँ से फिर इस डायरेक्शन में जाओगे, ऐसे ही है। तो अब वो ये कह रहा है कि ये वाली चीज जो है आपकी, ये यही शो कर रही है कि आप जिस शख्स ने भी इस जगह पर पहुंचना है वो पहले यही यूनिट या ये फासला तय करेगा, और उसके बाद ये वाला फासला तय करेगा, ए और बी। तो ये आपके दो कोऑर्डिनेट्स हैं, इसमें और कोई नहीं चीज मेरे ख्याल में समझाने का। जी अब नेक्स्ट देखते हैं, कहता है द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर इन स्पेस रिक्वायर्स एन अदर एक्सिस। जी अब वो कहता है जी एक अब 9th क्लास तक आप तालिब इल्म सारे पढ़ के आए हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दो डायरेक्शन पढ़ के आए हैं, या टू डायमेंशनल कह लें। अब थ्री डायमेंशनल आ गया। वो कहता है जी अगर हम स्पेस की बात करें, खला की बात करें, अगर तो हम जमीन की बात करते हैं तो हमें क्या मिलता है, लेंथ और विड्थ। लेकिन अगर हम स्पेस की बात करें तो इस रूम को ही देख लें। एक रूम आप अगर देखती हैं, मैं ड्रा कर देता हूँ एक छोटा सा, अगर इस तरह सिंपल सा रूम अगर हम ड्रा करते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। ये सामने डोर वगैरह कर ली, ठीक है ना। ये रूम में देखें कि एक ये वाली लेंथ है आपके पास, एक ये वाली है, ऐसी है, और एक ये वाली सीधी आ रही है। अगर इस कमरे को देखें ना, ये वाली देखें, वो जो है वो क्या बन जाएगी, ये वाली, ये विड्थ बन गई। ये वाली जो है, ये वाली लाइन, ये लेंथ बन गई। अब ये यहाँ से ऊपर को जो जा रही है क्या है, हाइट। यानी कि अब यही चीज कहना चाह रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर इन स्पेस इज स्पेसिफाइड बाय द थ्री एंगल। इसमें तीन एंगल आ जाते हैं, एक ये वाला एंगल बन जाएगा, एक इसका इसके साथ बन जाएगा, और एक इसका इसके साथ बन जाएगा। ये तीन एंगल बन जाएंगे। which the represented line of a vector makes with x y and z axis, जिसमें हमारे पास क्या आ जाती हैं, तीन एक्सिस आ जाते हैं। ये बना हुआ है, ये एक्स एक्सिस आ गया। अगर इसका बनाएंगे हम इसके साथ तो ये भी 90 का एंगल बनेगा, अगर इसका इसके साथ बनाएंगे ये भी 90 का एंगल बनेगा, अगर इसका इसके साथ बनाएंगे ये भी, ठीक है, ठीक है ना। अब वो कहता है एक्सिस रिस्पेक्टिवली एज शोन इधर इन फिगर 2.2 बी, ये नीचे 2.2 बी में भी ये चीज एक्सप्लेन की होगी। ये वाली चीज जो देखें, ये तीन एंगल बना रहे हैं वेक्टर के साथ। अब इसमें वही दूसरा कंसेप्ट भी थोड़ा सा क्लियर कर लें कि अब एक वेक्टर है, पहले तो हमने उसका ए बी बताया था। अगर हम थ्री डायमेंशन में स्पेस में देखेंगे, ये स्पेस में एक वेक्टर है, तो अब ये देखें कि इस एंगल से भी हमें देखना पड़ेगा, एक्स एक्सिस से भी, जेड एक्सिस से भी देखना पड़ेगा, और वाई एक्सिस से भी। तो अब हमारा जो पी होगा वो ए बी सी, ये तीन डायरेक्शन बन जाएंगे। क्लियर है, यही है इसमें जी। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसमें अब काफी चीजें हो गई हैं। सिंपल सा मैं इसको रिकॉल कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए, अभी तक जो हमने पढ़ा है इसमें कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है जी। कहता है जी एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लाइन जो जब दोनों इंटरसेक्ट करती हैं आपस में, तो उनके दरमियान एक जो मेन पॉइंट बनता है उसको क्या कहा जाता है, ओरिजिन। और इस सिस्टम को क्या कहा जाता है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसका जो दूसरा नाम है वो कार्टेशियन भी है। क्लियर हो गया ये और उसके बाद वो कहता है जी कि अगर हम एक वेक्टर ड्रा करते हैं तो इस वेक्टर तक पहुंचने के लिए हमें दो कंपोनेंट चाहिए, ठीक है ना। ये आपने 9th क्लास में कंसेप्ट पढ़ा है डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से। ये चीज जो रेड लाइन है ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डायरेक्शन, ठीक है ना। सॉरी, हाँ जी।
अब इसमें हमें वो कहता है जी ए और बी दो कंपोनेंट चाहिए, लेकिन अगर वो कहता है जी हम स्पेस में है, कला में है, तो हमें तीन डायरेक्शन चाहिए, थ्री डायमेंशनल होना चाहिए। उसके लिए हमें ये रेड वेक्टर है, इसके लिए तीन डायमेंशन चाहिए। पी जो होगा आपका पॉइंट होगा वो ए बी सी, इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमें ये तीनों फासले तय करने पड़ेंगे। ये वाला एक अल्फा कहा जाएगा, एक्स एक्सिस वाले को अल्फा कहा जाएगा, वाई एक्सिस वाले को बीटा और जेड एक्सिस वाले को गामा। ये एंगल्स के नाम भी याद रखिएगा। अब एडिशन ऑफ वेक्टर देख लें। एडिशन ऑफ वेक्टर कहता है गिवन टू वेक्टर्स ए एंड बी आर शोन। अब ये देखें बोल्ड लिखा हुआ है ए और बी, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि वेक्टर को बोल्ड करके लिखना है। एज शोन इन फिगर 2.3, ये 2.3 में देख लें कि ए और बी दो दिए हुए हैं वेक्टर्स। अब वो कहता है जी देयर सम इज ऑब्टेन्ड बाय ड्राइंग देयर रिप्रेजेंटेटिव लाइन इन सच अ वे दैट टेल ऑफ वेक्टर बी कोइंसाइड विद द हेड ऑफ द वेक्टर ए। अब वो कहता है जी कि इनको इनके रिप्रेजेंटेटिव लाइन, क्या है जी, रिप्रेजेंटेटिव लाइन, कि जिस डायरेक्शन में वो एंगल दिए गए हैं, जैसे ये दोनों दिए गए हैं, तो ए क्या है जी, हम इसको इधर वैसे नीचे भी ड्रा हुआ होगा, ए इस डायरेक्शन में है, ठीक है ना, और बी इस डायरेक्शन में, तो हम इस तरीके से ड्रा करेंगे। और ड्रा इस तरीके से करना है, जो मेन रूल है वो कहता है जी कि पहले का हेड, ए का हेड और बी की टेल, ए का हेड और बी की टेल आपस में जुड़े होने चाहिए, ठीक है। अब इतना कंसेप्ट क्लियर, ये नाइन्थ क्लास में जो आपने पढ़ा हुआ है ये वाली चीज। अब इसका जब हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, वो कहता है नाउ इफ वी ज्वाइन द टेल ऑफ ए टू द हेड ऑफ बी। अब हम इसको ज्वाइन करके देख लेते हैं, ए की टेल और बी का हेड, ए की टेल से हम टेल को ज्वाइन करेंगे और बी के हेड से हेड को ज्वाइन करेंगे, एज शोन इन फिगर, के नीचे फिगर में भी दिया गया होगा, ये दिया होगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। ये मैं इसको क्लियर कर दूं ड्राइंग को, ठीक है। कहते हैं देयर लाइन, द लाइन ज्वाइनिंग द टेल ऑफ ए टू द हेड ऑफ बी विल रिप्रेजेंट द वेक्टर सम ए प्लस बी। अब ये वाली जो लाइन है, ये वाली, मैं स्पॉट लाइन ले लूं, ये जो लाइन है ए और बी की, जिसको आर कहा गया है, वो कहता है ये ए और बी दोनों के सम के बराबर है। देखें, अगर एक शख्स यहाँ से यहाँ जाता है पहले, फिर वहां से यहाँ तक पहुंचता है, या फिर एक शख्स यहाँ से यहाँ डायरेक्ट पहुंच जाता है, तो दोनों ने काम तो सेम ही किया ना, मेन एक ही जगह पर पहुंची है ना। हाँ ये है कि इसने फासला तय की है। तो अब वो शख्स यहाँ से, एक शख्स यहाँ से चलता है, जैसे ये खासकर वो एक बना भी हुआ है, एक जॉब भी बना हुआ है कि मेल्स का क्या होता है कि वो जी ये स्कूल है, फॉर एग्जाम्पल ये घर है, वो क्या करते हैं जी, पहले इधर से निकलते हैं, पहले एक गली में चक्कर लगाते हैं, फिर दूसरी में, फिर तीसरी में, फिर चौथी में, फिर वो घर पहुंचते हैं। गिनती का बना हुआ है कि फीमेल का है कि जी वो वहां से डायरेक्ट, लेकिन मेल जो है वो थोड़ा सा आवारागर्दी की आदी होती है, इस तरह वो डिफरेंट स्ट्रीट्स वॉन्डरिंग करते रहते हैं, स्ट्रीट्स में, गलियों में आवारागर्दी करते रहते हैं, तो इस तरह वो मेन तो उनका पर्पस तो यहाँ पर पहुंचना ही है ना। वो जितना मर्जी चल फिर कर आए, उन्होंने फासला तो, मेन फासला तो यही तय किया, ठीक है ना। ये चीज यहाँ पर है कि अब यहाँ ये वाला और ये वाली चीज दोनों इक्वल है, ठीक है ना। अब यही चीज यहाँ पर वो समझाना चाह रहा है। अब वो कहता है जी कि देखें, द लाइन ज्वाइनिंग द टेल ऑफ ए टू द हेड ऑफ बी विल रिप्रेजेंट द वेक्टर सम ऑफ ए प्लस बी इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। द वेक्टर सम इज आल्सो कॉल्ड रिजल्टेंट। इसके मजमूए को क्या कहा जाएगा, रिजल्टेंट भी कहा जाएगा। एंड इज इंडिकेटेड बाई आर। इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, आर के साथ। ये वाली चीज लिखनी है, ये वाला आर इज इक्वल टू ए प्लस बी।
जी, दिस रूल कैन बी एक्सटेंडेड टू फाइंड द सम ऑफ एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स। अब जी देखें, ये आपको समझ आ गई कि वेक्टर को कैसे करना है। अब आपके पास एक सिंपल सा, इसके बाद हम इस पार्ट को वाइंड अप करेंगे, फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लग सकते हैं। अगर आपके पास जी एक वेक्टर ए है, ठीक है ना, उसके बाद बी है, उसके बाद सी है, उसके बाद डी है, उसके बाद एफ है। तो ये सारे आपने हेड टू टेल रूल के साथ ज्वाइन करने हैं। फर्स्ट वाले का हेड दूसरे वाले की टेल, दूसरे वाले का हेड तीसरे वाले की टेल, और एंड पर हमने क्या करना है, इसको इसके साथ, पहले की टेल को टेल के साथ और आखिरी वाले के हेड को हेड के साथ हमने मिला देना है, और इसको हम क्या कहेंगे, रिजल्टेंट कहेंगे। क्लियर है इतना? Similarly, the sum b plus a is illustrated by the back lines. The answer is same resultant are as indicated by red line. Therefore, we can say that a plus b is equal to b plus a. जी, तो आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह मजीद इस चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे, और कल तमाम तालिब इल्मों से दरखास्त है कि वो टाइम पर पहुंचे ताकि हम इस चैप्टर को वाइंड अप कर दे, रिवीजन कंप्लीट करें। वमा अलैना इल्लल बलाग। जो यूट्यूब पर तमाम तालिब इल्म सुन रहे हैं, तो उनसे उनको आगाह किया जाता है कि इंशाल्लाह ये पेपर से पहले पहले जो पेयरिंग स्कीम जो कि अपलोड कर दी जा चुकी है, उसके मुताबिक जो चैप्टर्स हैं वो इसी तरीके से रिवीजन क्लासेस में एक्सप्लेन कर दिए जाएंगे जल्द से जल्द ही, ताकि उनको पेपर्स में आसानी हो पेपर हल करने की और उनकी रहनुमाई हो सके। वमा अलैना इल्लल बलाग, दुआओं में याद रखिएगा।